वीरान जंगल नारायणगढ़, जीवन से भरे मृत्यु का जंगल। यहां जीवन भी है और मृत्यु भी। इसी जंगल में वीर भी है और शेर भी। वीर ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी हालात से समझौता नहीं किया। हमेशा अपनी मान, मर्यादा, इज्जत और सम्मान के लिए लड़ता रहा। वीर ने अपने अतीत से हमेशा पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन समय के किताब का एक पन्ना ऐसा फड़फड़ाया कि वीर उससे बच नहीं पाया। आप लोग रुकिए, मैं आता हूँ। ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी और मैं हूं आल्या। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये कहाँ आ गई हूँ और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल हूँ नारायणगढ़ के इस जंगल में, जहाँ से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ एक ऐसे गिरोह से जिसका नाम है वीर सेना। नाम से विलन, काम से हीरो। आसपास के इलाके के लोग इन्हें आज का रॉबिन हुड भी कहते हैं। हमारे राज्य की जो सेना है, कहीं न कहीं वो इनके आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। आम आदमी का इन्हें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। इस गिरोह के मुखिया का नाम है रणबीर प्रताप सिंह। वीर जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप खुद जिस मुकाम तक पहुंचे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं कुछ समझा नहीं। ये आप हमें मुबारकबाद दे रही हैं या गाली दे रही हैं? वीर जी, छोड़िए इन सब बातों को, क्या रखा है। वैसे आपके चर्चे और कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। जी, मैं आज की नहीं, एक दशक पहले की बात कर रही हूँ। एक स्कॉलर, 2 जिला टॉपर और आप खुद स्टेट टॉपर, ग्रेजुएट स्टूडेंट। आखिर इस नारायणगढ़ के वीरान जंगल में कैसे? मैं रणवीर प्रताप सिंह
ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मेरे मरीजों की सेवा ही मेरे जीवन का पहला लक्ष्य होगा। मैं डर, भय और बिना किसी पक्षपात के मरीजों की सेवा करूंगा। मेडिकल सिस्टम का गलत इस्तेमाल मानवता के खिलाफ नहीं करूंगा। वीर, वीर हम लोग रिजल्ट सेंटर गए थे। पता नहीं यार, सब बताने से इतना डर क्यों रहे हैं? वीर, तुम्हें पता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इस बार बहुत धांधली हुई है। हमारे जिले में कुल 45 सीटें हैं, जिसमें 18 रिजर्वेशन कोटा, 9 हैंडीकैप्ड और 18 बड़े जुगाड़ वालों का सिलेक्शन हुआ है। वीर, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी का भी 10+2 में 40 या 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं है, फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। आरक्षण, ये आरक्षण अभिशाप है हमारे देश के लिए और हम जैसे स्कॉलर्स के लिए, जो हाथ से कलम छीनकर बंदूक थामने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए मान लिया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रिजर्वेशन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हथियार उठा लें। क्या आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए थे? रास्ते थे और मैं आगे बढ़ा भी था। माँ कह रही थी मेडिकल में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर ना सही, कुछ और ही सही। हाँ यार, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो पुलिस में भर्ती होऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। पता नहीं यार, जिंदगी किस ओर करवट लेगी। ये आरक्षण
हेलो। जी हाँ, बोलिए। सर मैं विवेक तिवारी बोल रहा हूँ सर। सर पेपर में देखा था आपके कंपनी में कुछ ओपनिंग है। जी, ओपनिंग है, लेकिन ऑफिस स्टाफ कम प्यून की ओपनिंग है। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कमिंग। सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स। अरे मनोहर, तू यहां क्या कर रहा है? और तुम्हारा बॉस कहां है? मनोहर नहीं, सर बोलो वीर प्रताप सिंह, और मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। फिर तो मुझे लगता है कि मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूं, क्योंकि उतने सवाल तुझे नहीं पता जितने जवाब मैं जानता हूं। इसलिए इंटरव्यू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। गुड बाय। एक्सक्यूज मी वीर प्रताप सिंह, यहाँ से धक्के मार के तुम्हें बाहर फेंकने में मुझे कुछ ही सेकंड लगेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मनोहर। शायद तू भूल रहा है कि स्कूल से लेकर के नौकरी तक के सारे एग्जाम्स में तूने मेरी नकल की, और आज भी तू इस कुर्सी पर मेरे बदौलत। याद है ना इस पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन ये रिजर्वेशन ने तुझे यहां बिठाया है। शायद एक बात फिर मुझे तुझे याद दिलानी पड़ेगी कि 498 मार्क्स मेरा था और तुम्हारा सिर्फ 195 मार्क्स। गुड बाय। मेरे जीवन का काल चक्र भी बड़ा ही भयावह है। बार बार मुझे अतीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। पागल हो गया है? अरे बुज़दिल नहीं है हम। एक नौकरी नहीं मिलेगी तो तू जान दे देगा? हाँ? तो क्या करूं? क्या करूं? पढ़ लिख के 85% मार्क्स से ग्रेजुएट होके प्यून की नौकरी करूं? 32 साल, आधी उम्र निकल गई नौकरी की तलाश में, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रिजर्वेशन कोटा में नहीं आता। मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे देश के संविधान से अब उच्च जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसमें गलती तेरी नहीं है दोस्त, गलती हमारे देश की करप्ट सिस्टम की है, गलती हमारे देश की करप्ट पॉलिटिशियन की है, जो आरक्षण की आड़ में राजनीति का गंदा खेल खेलते हैं।
हम उच्च जाति के लोग इस आरक्षण की चक्की में पिसे जा रहे हैं। और वैसे भी ये ऊंची जाति का नाम हटा दिया जाए तो और है ही क्या हमारे पास? अब वो दिन दूर नहीं जब सरकारी जनगणना में भी हमारा नाम ना मिले। वो दिन कभी नहीं आएगा। एक बात हमें समझ में आ गई है, अगर मेढकों का राजा सांप को बना दिया जाए तो मेढक प्रजाति का भविष्य तो खतरे में पड़ना स्वाभाविक है। और यही गलती हमारे पूर्वजों ने की। सारी लड़ाइयां खुद लड़ी और देश की बागडोर थमा दी दूसरे समाज के लोगों को, तो हमारा भविष्य तो खतरे में पड़ना स्वाभाविक था। इतिहास गवाह है कि मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक की सारी लड़ाइयां हमारे पूर्वजों ने लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। अपने संतानों की आहुति, अपनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जेवरात की आहुति दी। एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। और बदले में ये दूसरे समाज के लोगों ने हमारे लिए क्या किया? घंटा! कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है हमारे समाज को इस दलदल से निकालने के लिए। जो कुछ करना है हमें खुद ही करना होगा। बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ पैर जोड़े। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है इन हाथों को उठाने का। देखते हैं ये 40% वाली सिस्टम हम 90% वालों को आगे बढ़ने से कैसे रोकती है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, हम आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। और आप यहाँ के बेताज बादशाह बन गए। तो क्या करता? बाकियों की तरह किस्मत को दोष देकर अपनी कलाई में चूड़ियां पहनकर बैठ जाता? कतई नहीं। ये दर्द आप नहीं समझोगी मैडम, क्योंकि जिंदगी हमारी बर्बाद हुई है, आपकी नहीं। ये करण, ये ट्रांसपोर्टर के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता, और ये विवेक प्यून की। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है मैडम, होती है कि नहीं होती है? होती है वीर जी, बिल्कुल होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जैसा पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग अगर इस दलदल में फंस जाए तो एक आदर्श समाज और एक आदर्श देश का निर्माण कैसे होगा? ये तो उन पाखंडी नेताओं को सोचनी चाहिए जिन्होंने आरक्षण की आड़ में इस समाज को न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेज तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच बो गए, लेकिन ये नेता तो उनसे भी आगे निकल गए। ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो अति पिछड़ा है, वो शोषित है। इतनी जातियां तो समाज के लोगों को पता भी नहीं जितना ये नेता लोग जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तकरीबन 650 रियायतों को मिलाकर एक भारत बनाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। लेकिन ये तो इस समाज को भी नहीं जोड़ पाए, तो इस देश को क्या जोड़ेंगे? घंटा! अब हमें जागरूक होना होगा। भेड़ियों के खाल में छिपे इन आदमखोरों को पहचानना होगा, ताकि हमारा देश टुकड़े टुकड़े में विभाजित ना हो पाए। हमारी ताकत एकता में है, और इन नेताओं की हमें टुकड़े टुकड़े करने में। वैसे कहावत तो आपने सुनी ही होगी, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो। आज कोई भी मुट्ठी भर भाड़े के लोगों को लेकर चल देता है, चंद रैलियां करता है, पब्लिक प्लेस में धरना देता है। जिसे ट्रेन की एक टिकट का रिजर्वेशन कराने की औकात नहीं है, वो जनता से रिजर्वेशन और सब्सिडी की बात करता है।
सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है। मैं पूछना चाहता हूं इन नेताओं से, क्या ये सरकारी संपत्ति इनके बाप की जागीर है? नहीं, ये हम गरीबों के खून पसीने की कमाई है। और जब तक ये तांडव खत्म नहीं होगा, आए दिन लाखों वीर पैदा होते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हुए। पूरा देश जानता है कि इनके हृदय में न दया है, न मीठे बोल के दो शब्द। सरकार और नेताओं को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। जरूरतमंद लोगों को ही आरक्षण और सब्सिडी मिलनी चाहिए, न कि किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों को। और गरीबी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ही मिलनी चाहिए और सबके लिए एक कानून व्यवस्था और एक न्यायपालिका होनी चाहिए, तब जाकर के होगा सबका विकास। लेकिन आरक्षण तो हमारे देश के महान ग्रंथ संविधान से आया है और इसे तो नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नकारा जा सकता है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान केवल 10 सालों के लिए था और आज लगभग 70 साल होने को है। अब क्या इसे 700 साल आगे लेकर जाओगे ताकि समाज में खाई की खाई बनी रहे? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका मतलब आरक्षण का लाभ इनकी तीसरी पीढ़ी ले रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? खैर छोड़िए, एक बात बताइए, अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अपने मुंह का निवाला देकर उसे खिला पिलाकर पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाता है, और वही छोटा भाई जब बड़ा हो जाए तो क्या उसका ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने बड़े भाई की भलाई के बारे में सोचे? एक बात बताइए, अगर घोड़ा गधे से तेज दौड़ता है तो क्या उसके पैर में आरक्षण की जंजीर बांध दोगे ताकि गधा घोड़े से आगे निकल जाए? तेज चलना घोड़े की मेरिट है। अगर 40% पाने वाले हमारे देश की सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो देश की तरक्की एक लेवल पर आकर रुक जाएगी। जब दुनिया के देश 100% और 200% की रफ्तार से आगे बढ़ रही होगी, तब ये पॉलिटिशियंस हमें किससे आरक्षण दिलाएंगे? इसलिए जात पात भेदभाव का आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण लोगों में नकारात्मक सोच पैदा करता है। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। लेकिन हमारे देश का संविधान और सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी और आरक्षण के बिना तो हमारे राज्य नेताओं की राजनीति की दुकानें ही बंद हो जाएंगी। ये संविधान, ये सरकार और इन नेताओं की घटिया राजनीति अगर आरक्षण की घटिया खेल से चलती है तो चले। जिसको जितना आरक्षण देना है दीजिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर हमसे हमारा हक छीनकर किसी और को देंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवर्णों के पावर का इन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। हम कोहराम मचा के रख देंगे। देखिए, खून खराबे से किसी का भला नहीं होने वाला। बात समझने की कोशिश कीजिए। वीर जी, मुझे लगता है कि मिल बैठ के अगर बात की जाए ना तो इसका सलूशन जरूर निकलेगा। अगर आपकी बात करें तो युवा वर्ग आपको अपना आदर्श मानने लगा है। आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं हर वर्ग के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आप अपना कर्म पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है। रंग भले ही भिन्न हो, लेकिन शारीरिक और मानसिक क्षमता सब में एक समान है। इसलिए आप अपनी सोच बदलें। जय हिंद, जय भारत। नारायणगढ़ के इस वीरान जंगल से वीर सेना के मुखिया रणवीर प्रताप सिंह ने अपना पक्ष रख दिया है। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूँ, वो इनकी बातों से कितने सहमत हैं। मैं आलिया, नारायणगढ़ से कैमरा पर्सन नितेश के साथ ताज़ा टीवी के लिए।